ये है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम डॉक्टर, जो 8 अगस्त की रात को अपनी 36 घंटे तक बिना रेस्ट चलने वाली नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए कॉलेज के पल्मोनरी डिपार्टमेंट में मौजूद थी। ये वो डिपार्टमेंट होता है जहां चेस्ट से रिलेटेड डिजीज का इलाज किया जाता है। डॉक्टर की आइडेंटिटी रिवील न हो, इसलिए इस पूरे वीडियो में हम उन्हें डॉक्टर एम के नाम से ही एड्रेस करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार ओवरटाइम ड्यूटी करने के बाद 31 साल की डॉक्टर एम की शिफ्ट आज रात तकरीबन 12 बजे खत्म होने वाली थी। अब क्योंकि रेगुलर शिफ्ट होने के चलते डॉक्टर एम काफी थक गई थी, इसलिए अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में रेस्ट करने चली जाती हैं। उसी वक्त कॉलेज की तीसरी मंजिल पर बने इस सेमिनार हॉल में संजय रॉय नाम का एक आदमी एंट्री करता है, जो कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर का काम करता था। और इसके बाद संजय रॉय वहां सो रही लेडी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ और मारपीट शुरू कर देता है। और फिर उस रात वहां एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है जो पूरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन इस घिनौने कांड के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इस केस में लीपापोती और क्राइम सीन से छेड़छाड़ काफी कुछ सवाल पैदा करता है। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ये एक अचानक हुआ इंसिडेंट था या ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, और क्या इस केस में किसी पहुंचे हुए बाहुबली को बचाने के लिए संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। और आखिर इस केस में विक्टिम डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी क्या चौंकाने वाली बात थी जिसने इस पूरे के पूरे केस को ही सनसनीखेज बना दिया था। और आखिर क्या कारण था कि इस क्लियर कट मर्डर केस को कोलकाता पुलिस सुसाइड का नाम दे रही थी। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज हम 3D एनिमेशन की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस को बारीकी से समझने के लिए पहले हमें संजय रॉय और डॉक्टर एम की स्टोरी को पैरेलली समझना होगा कि आखिर 8 और 9 अगस्त की उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये बात शुरू होती है 8 अगस्त 2024 से, जिस दिन डॉक्टर एम अपनी ड्यूटी के लिए पल्मोनरी डिपार्टमेंट में मौजूद थी। और ये बात सुनने में आ रही थी कि कॉलेज प्रिंसिपल से कुछ अनबन के चलते जानबूझकर डॉक्टर एम की शिफ्ट 24 घंटे से 36 घंटे तक के लिए बढ़ा दी गई थी, और इसलिए न चाहते हुए भी उसे ओवरटाइम ड्यूटी करना पड़ रहा था। अपनी इसी नाइट शिफ्ट के दौरान रात के 11:55 पर डॉक्टर एम अपनी मां से कॉल पर बात करती हैं। अब क्योंकि डॉक्टर एम नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टर एम की बार बार अनबन होती थी, इसलिए उनकी मां उनके काम को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता में रहती थी। लेकिन उस रात डॉक्टर एम की मां को यह पता नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान इस केस का मेन क्रिमिनल संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही वेलफेयर सेल में तैनात था। क्योंकि संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था और आरजीकर हॉस्पिटल में उसकी अच्छी पकड़ बन गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में जहां चाहे वहां बिना किसी रोक टोक के घूमते रहता था। एक जानकारी के अनुसार संजय रॉय ने उस रात कमीशन लेकर कॉलेज में कुछ मरीजों को बेड दिलवाया था, और उसके बाद वो अपने एक दोस्त जिसका नाम सौरभ था और जो कोलकाता पुलिस में ही सिविक वॉलंटियर का काम करता था, उसके एक रिश्तेदार से मिलता है जो आरजीकर हॉस्पिटल में ही एडमिट था। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके संजय रॉय और उसका दोस्त सौरभ रात के तकरीबन 12 बजे कैंपस से बाहर निकलते हैं, और वो दोनों हॉस्पिटल की बाउंड्री के पीछे बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। इधर जब रात के तकरीबन 12 बज जाते हैं, यानी कि 9 अगस्त शुरू हो जाता है और डॉक्टर एम की नाइट शिफ्ट भी खत्म हो जाती है, तब डॉक्टर एम अपने कुछ ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ डिनर करती हैं। उस रात डॉक्टर एम के साथ डिपार्टमेंट में 4 लोग और भी थे, जिसमें ये शुरू के 3 लोग डॉक्टर एम के जूनियर यानी फर्स्ट ईयर पीजी इंटर्न थे। इनमें से ये पहली है अर्का, और ये दूसरा है सौमित्रा, और ये तीसरा है शुभदीप, और उनके साथ ये चौथा आदमी गोलन है, जो वहां का हाउस स्टाफ था। अब क्योंकि उस रात नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए फाइनल गेम चल रहा था, इसलिए डॉक्टर एम डिनर के बाद अर्का और सौमित्रा के साथ सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा का वो मैच देखने चली जाती है। मैच खत्म होने के बाद अर्का और सौमित्रा दोनों ही सेमिनार हॉल से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एम टीवी बंद कर अपनी स्टडी करने लगती हैं। जिसके थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास एक स्टाफ किसी पेशेंट की रिपोर्ट वगैरह डिस्कस करने डॉक्टर एम के पास आता है। जब वो चला जाता है, उसके बाद डॉक्टर एम अपनी एक कजिन से व्हाट्सएप पर कुछ चैटिंग करती हैं, और इस कारण बातों ही बातों में 3 बज जाते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर एम बहुत थक गई थी, इसलिए वो सेमिनार हॉल में कॉर्नर में पड़े गद्दे पर ही एक ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती हैं। वहीं इधर जब संजय रॉय और सौरभ को शराब पीने के बाद नशा चढ़ जाता है, तब वो दोनों कोलकाता के एक फेमस रेड लाइट एरिया सोनाकाछी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर उनकी सेक्स वर्कर से कुछ बहस हो जाती है, इसलिए वो दोनों वहां से निकलकर थोड़ी दूर पर एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। इस दौरान सौरभ रेड लाइट एरिया में एक प्रोस्टिट्यूट के घर के अंदर चला जाता है, लेकिन संजय रॉय वहां बाहर ही बैठा रहता है, और इस दौरान वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को पैसे देकर व्हाट्सएप पर उससे कुछ अश्लील तस्वीरें भी मंगाता है। उस रेड लाइट एरिया से निकलने के बाद दोनों फिर से एक शराब की दुकान जाते हैं, जिसके बाद उसका दोस्त सौरभ वहां से ओला बुक कर अपने घर चला जाता है, और संजय रॉय अकेले ही
3 बजे के आसपास वापस आरजीकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। इधर संजय रॉय आरजीकर कॉलेज पहुंचने के बाद वहां के अलग अलग डिपार्टमेंट में घूमना शुरू कर देता है, जैसे कि वो किसी की तलाश में हो। और उस वक्त वो एक ब्लूटूथ ईयरफोन को अपने गले में लटकाए रहता है। और इसी बीच तकरीबन 4:03 के आसपास संजय रॉय उसी सेमिनार हॉल में एंट्री करता है जहां डॉक्टर एम सो रही होती हैं। जब डॉक्टर एम संजय रॉय को वहां देखती है तो वो उसे सेमिनार हॉल से बाहर जाने के लिए कहती हैं और न जाने पर शोर करने की धमकी देती है। लेकिन संजय रॉय इतना चंट था कि वो डॉक्टर एम को ही उल्टा धमकी दे देता है कि अगर उसने शोर शराबा किया तो उसे जान से मार देगा। जब डॉक्टर एम जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है तो पहले तो संजय उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो उसका मोबाइल फोन छीनकर उसे दूर फेंक देता है ताकि डॉक्टर एम कॉल करके किसी को भी हेल्प के लिए ना बुला सके। इसके बाद संजय रॉय डॉक्टर एम का चश्मा भी तोड़ देता है और वो यहीं नहीं रुकता। इसके बाद वो उस घिनौनी वारदात को अंजाम देता है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए भी धब्बा बन जाती है। इस घिनौनी घटना को अंजाम देने के बाद भी संजय रॉय इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि वो वापस कोलकाता के पुलिस स्टेशन एरिया में जाकर आराम से सो जाता है। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी वो भागने की कोशिश नहीं करता, जो काफी अजीब बात थी। सुबह जब एक इंटर्न डॉक्टर सेमिनार हॉल पहुंचता है और वो वहां डॉक्टर एम की बॉडी देखता है तो वो फौरन ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को देता है, जिससे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सख्ते में आ जाता है। जिसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए ही सेमिनार हॉल पहुंच जाता है। जिसके बाद वहां विक्टिम डॉक्टर को देखने के चलते जो अफरा तफरी होती है उससे कई एविडेंस मिट जाते हैं। इस रेप कांड के बाद से ही पुलिस और प्रिंसिपल संदीप घोष इस पूरी घटना को दबाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। क्राइम सीन से छेड़छाड़ की जाती है और क्राइम सीन से लगे बगल वाले कमरे में अचानक ही रिनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सेमिनार रूम के बगल वाले कमरे में ऐसा क्या था जिसे छिपाने के लिए बिना किसी की परमिशन के संदीप घोष ने वहां रिनोवेशन का रिटन ऑर्डर जारी कर दिया था। इधर जब डॉक्टर एम सुबह घर नहीं पहुंचती तो उनके पेरेंट्स उनको कॉल करते हैं, लेकिन एक बार भी उनका कॉल डॉक्टर एम को नहीं लग पाता। वहीं सुबह 10 बजे कॉलेज सुपरिंटेंडेंट की तरफ से डॉक्टर एम के पेरेंट्स को कॉल कर यह बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब अपनी जवान बेटी का इस तरीके से सुसाइड केस सुनकर वो दोनों को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी मेहनती और जुझारू लड़की आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। कॉलेज से कॉल आने के तुरंत बाद विक्टिम के पेरेंट्स कॉलेज पहुंच जाते हैं और जब वो पुलिस से अपनी बेटी को एक बार देखने की गुजारिश करते हैं तो पुलिस उनको ऐसा करने से रोक देती है और 3 घंटे तक उनको वहीं बाहर खड़ा रखा जाता है। जब वहां के इंटर्न और पीजी डॉक्टर्स इसका विरोध करते हैं और विक्टिम के पेरेंट्स के सपोर्ट में आते हैं और जब यह मामला मीडिया में तुल पकड़ता है तब जाकर पुलिस और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होश में आता है और डॉक्टर के पेरेंट्स को उसकी डेड बॉडी देखने की परमिशन दी जाती है। डॉक्टर एम की डेड बॉडी देखते ही उनके पेरेंट्स जान जाते हैं कि यह सुसाइड नहीं बल्कि क्लियर कट मर्डर है और यह वारदात इतनी घिनौनी थी जिसका अंदाजा डॉक्टर की आंटी की इस बात से लगाया जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, गले में गला दबाकर मारा गया। धीरे धीरे इंटर्न डॉक्टर इस घटना के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को मजबूरन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही पड़ता है। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है जिससे ये पूरा केस सनसनीखेज बन जाता है। पीएम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर एम की बॉडी में टोटल 14 मेजर इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज पाई गई थी। उसके नाक, कान, गले और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर कई स्क्रैच मार्क पाए गए थे। क्राइम सीन पर डॉक्टर का बुरी तरह टूटा फूटा चश्मा भी मिला था। इसी चश्मे के कई कांच के बारीक टुकड़े डॉक्टर एम के चेहरे पर चुभे हुए पाए गए थे। और तो और डॉक्टर एम की बॉडी से 150 ग्राम सीमेन मिला था। बायोलॉजिकली देखे तो एक मेल 10 ग्राम से ज्यादा सीमेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर सवाल यही था कि आखिर इतनी क्वांटिटी में डॉक्टर की बॉडी में सीमेन आया कहां से। यह क्लियरली इंडिकेट करता था कि इस कांड में संजय रॉय के साथ और भी कई लोग मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विक्टिम की गले की हड्डी, जो कि जबड़े के नीचे ठीक इस जगह पर होती है और जिसे हायोइड बोन कहते हैं, वो भी फ्रैक्चर थी। डॉक्टर के अनुसार उस हाइड बोन में ऐसी इंजरी तभी हो सकती है जबकि विक्टिम की गर्दन को कस के पकड़कर उसके सिर को किसी दीवार के अपोजिट फोर्सफुली दबाया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि विक्टिम का थायराइड कार्टिलेज टूट गया था और पॉसिबली ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टर एम को चिल्लाने से रोकने के लिए उसका मुंह और गला जोर से दबोच लिया गया हो और इसके विरोध में जब विक्टिम ने बार बार जोर से चिल्लाने की कोशिश की जिसकी वजह से उसका थायराइड कार्टिलेज डैमेज हो गया। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो विक्टिम के पेल्विस बोन में भी फ्रैक्चर था। आपको बता दूं कि पेल्विस बोन शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग बोन में से एक होती है
इस बोन के फ्रैक्चर होने का मतलब कि डॉक्टर एम के साथ किए गए सेक्सुअल असॉल्ट में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे, क्योंकि एक आम आदमी का अकेले किसी की पेल्विस बोन तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। आरजीकर कॉलेज में जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खबर फैलती है, वहां के इंटर्न डॉक्टर क्रिमिनल को पकड़ने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के प्रोटेस्ट के चलते पुलिस को इस मामले में एक्शन लेना पड़ता है और तब कहीं जाकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन सभी लोगों को ट्रेस करती है जो 9 अगस्त की रात कॉलेज कैंपस में मौजूद थे और उन सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती हैं। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन से मिले ईयरफोन को सभी सस्पेक्टेड लोगों के मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और शॉकिंगली जो एक बार में ही संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद पुलिस संजय रॉय को कस्टडी में ले लेती है। संजय रॉय को कस्टडी में लेने के बाद डॉक्टर एम के नाखून में जो स्किन के ट्रैश मिले थे, उनके डीएनए का मिलान संजय रॉय के डीएनए से किया जाता है और नो डाउट वो दोनों मैच भी हो जाते हैं। यानी कि संजय रॉय क्लियरली इस केस में इन्वॉल्व था और वो इस केस का क्रिमिनल नंबर 1 था। पुलिस इंक्वायरी में वो ये कबूल भी कर लेता है कि डॉक्टर एम का रेप और मर्डर उसी ने किया है। ये पहली नजर में एकदम ओपन एंड शट केस जैसा लगता है। खैर, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ाती है। संजय रॉय का बैकग्राउंड खंगालने पर यह पता चलता है कि वो ऑलरेडी पहले ही 4 शादियां कर चुका था और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के कई केस भी रजिस्टर थे। और तो और उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियो भरे पड़े थे और उसे पॉर्न देखने की लत थी। और ताज्जुब की बात यह थी कि ऐसा कैरेक्टर लैस आदमी कई सालों से कोलकाता पुलिस के अंडर सिविक वॉलंटियर का काम कर रहा था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या यह एक प्लान्ड मर्डर था, जिसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे वो कोई एक अचानक हुई घटना हो। विक्टिम डॉक्टर के गले की हड्डी और पेल्विस बोन में पाए गए फ्रैक्चर से यह आशंका तो थी कि यह कांड पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था और क्राइम सीन पर एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक मेडिकल कॉलेज में रातों रात इतना बड़ा कांड हो जाता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। खैर, जब हमने इस मिस्टीरियस डेथ के बाद आरजीकर कॉलेज के इतिहास पर और रिसर्च की तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। शॉकिंगली, आरजीकर कॉलेज में मिस्टीरियस डेथ का यह पहला मामला नहीं था। साल 2001 में भी यहाँ एक 25 साल का मेडिकल स्टूडेंट जिसका नाम सौमित्र बिस्वास था, उसकी बॉडी हॉस्टल रूम में फांसी के फंदे पर लटकी मिलती है। और जब इस केस में पूछताछ आगे बढ़ी तो सौमित्र के पेरेंट्स ने बताया कि उनके लड़के को कॉलेज में होने वाली पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग के बारे में पता चल गया था और वो इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार कंप्लेंट कर चुका था और कंप्लेंट करने के कुछ दिनों बाद ही उसकी अचानक डेथ हो जाती है। यही नहीं, साल 2016 में एक 54 ईयर ओल्ड प्रोफेसर जिनका नाम गौतम पाल था, उनकी संदिग्ध हालत में उनके अपार्टमेंट में डेड बॉडी मिली थी। जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी और उनके कमरे से बदबू आने लगी, तब जाकर उनके पड़ोसियों ने इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी फ्लोर पर पड़ी थी और उनके चेहरे पर कई मार्क्स थे। वहीं साल 2020 में पौलमी साहा, जो कि एक 25 साल की ट्रेनी डॉक्टर थी, वो कोविड के दौरान कॉलेज की छत से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं और सुसाइड के पीछे कारण यह बताया जाता है कि वो कई दिनों से डिस्टर्ब चल रही थी, लेकिन उसकी परेशानी का कारण भी आज तक डिस्क्लोज नहीं हो पाया। वही साल 2023 में एक मेडिकल इंटर्न सुरोजित की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पाई गई थी और उसकी डेथ का कारण ड्रग की ओवरडोज बताया जा रहा था। अब ये सारी की सारी डेथ मिस्टीरियस तो थी ही, लेकिन जिस तरीके से इस पर एक्शन लिया गया वो भी आरजीकर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और वेस्ट बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि इनमें से किसी भी केस में पुलिस किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची थी। यानी कि यह बात तो कंफर्म थी कि आरजीकर कॉलेज ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज का सेंटर था और यहाँ के स्टूडेंट और स्टाफ भी इस रैकेट में शामिल थे। और जिस तरीके से यह मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ये इंडिकेट करता था कि वहां के इन इलीगल एक्टिविटीज को जिसने भी एक्सपोज करने की कोशिश की, बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उनकी जान ले ली गई। और 9 अगस्त को डॉक्टर एम के साथ जब यह रेप कांड हुआ तो सबसे बड़ा एलिगेशन लगा कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष पर। प्रिंसिपल संदीप को 2021 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया था और उसके पहले वो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल संदीप घोष पर यह एलिगेशन था कि वो कॉलेज में स्टूडेंट के प्रैक्टिकल के लिए आई अनक्लेम्ड बॉडीज की इलीगल ट्रैफिकिंग करता था और उन अनक्लेम्ड बॉडी के पार्ट्स को इलीगली प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच देता था। वहीं वो अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स के थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट जैसे यूज्ड सिरिंज, ग्लव्स और ऑक्सीजन मास्क को बांग्लादेश भेज दिया करता था। कायदे से इन बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर्ली डिकम्पोज किया जाना चाहिए, लेकिन संदीप घोष पैसे के लिए इनको भी इलीगली बेच दिया करता था। और बात यहीं नहीं रुकती। घोष ने आरजीकर में नेपोटिज्म फैला रखा था
और कॉलेज के सारे सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी उन्हीं को दिए जाते थे जो संदीप घोष के करीब रहता था। यही नहीं, डॉक्टर संदीप हर चीज में कमीशन लेता था, चाहे वो हॉस्टल अलॉटमेंट हो या स्टाफ सिलेक्शन या ट्रांसफर, हर चीज में उसका कमीशन फिक्स था। उसके अगेंस्ट कई बार कंप्लेंट भी फाइल की गई थी, पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं से नजदीकी के चलते उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। और ऐसा भी नहीं है कि आरजीकर कॉलेज से संदीप घोष का ट्रांसफर लेटर ना आया हो। उसके ट्रांसफर को लेकर भी अजीब किस्से हैं। पहला किस्सा है 31 मई 2023 का। इस दिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष का ट्रांसफर ऑर्डर इशू करती है और डॉक्टर सारनाथ घोष को वहां का नया प्रिंसिपल अपॉइंट करती है। डॉक्टर सारनाथ घोष जब प्रिंसिपल केबिन के बाहर पहुंचते हैं तो वो बाहर से लॉक्ड पाया जाता है और डॉक्टर सारनाथ प्रिंसिपल का चार्ज नहीं ले पाते और इसके 24 घंटे के अंदर ही संदीप घोष का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। यही नहीं, अब दूसरा किस्सा है 11 सितंबर 2023 का, जब एक बार फिर से संदीप घोष का मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए ट्रांसफर ऑर्डर आता है और उनको रिप्लेस करने आते हैं डॉक्टर मानस कुमार। और जब मानस कुमार चार्ज लेने प्रिंसिपल केबिन की तरफ जाते हैं तो वहां के डॉक्टर्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और कहा यही जाता है कि इन सब के पीछे संदीप का ही हाथ था। उसने कॉलेज में एक पूरी लॉबी बना रखी थी जो उसी के इशारे पर काम करती थी, यानी कि संदीप घोष कॉलेज में माफिया की तरह काम करता था। जब डॉक्टर एम की डेथ हुई और मामला मीडिया के थ्रू बाहर आया तब काफी कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आ रही थी। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया यह जा रहा था कि डॉक्टर एम ने कॉलेज कैंपस में कई कॉलेज स्टूडेंट को ड्रग्स लेते हुए देख लिया था और उसे कॉलेज में हो रहे सारे इलीगल काम जैसे ड्रग रैकेट्स, पोर्नोग्राफिक फिल्म की शूटिंग, एग्जाम में चीटिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसको यह भी पता चल गया था कि कॉलेज में संदीप घोष के अंडर डॉक्टर्स की एक लॉबी काम करती है जिसके लोग कॉलेज में सारे इलीगल काम को अंजाम देते हैं और संदीप घोष उनके साथ बैठकर शराब भी पीता है। डॉक्टर एम कॉलेज के इन सब इलीगल काम को एक्सपोज करना चाहती थी और इसी बात को लेकर प्रिंसिपल संदीप घोष से उसकी कई बार अनबन हो चुकी थी और यही कारण था कि संदीप घोष एक्स्ट्रा ड्यूटी के बहाने बार बार डॉक्टर एम को टॉर्चर करता था। यानी कि ये तो क्लियर था कि डॉक्टर एम प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ उन सभी की आंखों में खटक रही थी जो लोग इन सब इलीगल काम से जुड़े थे और उनको यह डर था कि डॉक्टर एम कहीं उनको एक्सपोज न कर दे। और इसमें कॉलेज स्टाफ, स्टूडेंट्स और ड्रग डीलर से लेकर सिविक वॉलंटियर तक एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था। जिस तरीके से शुरुआत में पुलिस द्वारा इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के किसी न किसी पॉलिटिशियन का हाथ जरूर है जो कॉलेज में हो रही सारी इलीगल एक्टिविटीज में सीधे इन्वॉल्व था, जिसका प्रिंसिपल संदीप पर हाथ था, क्योंकि एक अकेले प्रिंसिपल का बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के एक गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी इलीगल एक्टिविटीज को खुलेआम चलाना लगभग इम्पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है, कोलकाता पुलिस सिर्फ संजय रॉय को बचाने के लिए केस में इतनी लीपापोती तो नहीं कर सकती। माना कि इसमें कोई शक नहीं कि संजय रॉय एक क्रिमिनल है, लेकिन इस पूरे कांड में जिस तरीके से संजय रॉय को प्लांट किया गया, हो सकता है संजय रॉय शतरंज के इस खेल में एक प्यादा बस हो, क्योंकि एक कैरेक्टरलेस आदमी का इस कांड को अंजाम देना और फिर क्राइम सीन पर ब्लूटूथ ईयरफोन मिलना, यह कोई संयोग तो नहीं हो सकता। पुलिस और आरजीकर एडमिनिस्ट्रेशन, जिन पर क्राइम सीन से छेड़छाड़ का आरोप है, वो चाहते तो आसानी से ब्लूटूथ ईयरफोन को क्राइम सीन से गायब कर सकते थे, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया ताकि सारा फोकस संजय रॉय पर रहे और लोग आसानी से विश्वास कर सके कि एक डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला आदमी, रेड लाइट एरिया में घूमने वाला आदमी जिसका बिहेवियर साइकिक है, वहीं इस केस का मेन आरोपी है, ताकि बाकी के लोग आसानी से बचकर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ यदि तृणमूल कांग्रेस के पॉलिटिशियन का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो पुलिस इस क्लियर कट मर्डर केस को सुसाइड केस क्यों बता रही थी? 9 अगस्त से 13 अगस्त तक कोलकाता पुलिस आखिर कर क्या रही थी? सीबीआई को जानबूझकर केस हैंडल करने में लेटलतीफी की गई ताकि पूरे सबूत को मिटा सके और सिर्फ उन्हीं सबूत को रहने दिया जाए जिससे यह साबित हो कि संजय रॉय के अलावा किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसका सीधा प्रूफ है कोलकाता पुलिस की वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें संजय रॉय सेमिनार हॉल में 4:03 पर अंदर जाता है और उसके कुछ देर बाद बाहर आता दिखता है, और उसके पहले और बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंपी ही नहीं, ये कहकर कि उनके पास सिर्फ इतनी ही सीसीटीवी फुटेज है। यही बताता है कि इस केस में काफी कुछ चीजें छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और आखिर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला है, इस केस में चुप क्यों थी? उनका चुप रहना ही इस बात का सबूत है कि उनके पार्टी के लोगों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। नहीं तो आरजीकर कॉलेज के डॉक्टर जब इस कांड के विरोध में पीसफुल कैंडल मार्च कर रहे थे तो अचानक उग्रवादी भीड़ उन पर जानलेवा हमला करने कैसे इकट्ठा हो गई, और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने कॉलेज कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ कैसे कर दी?
आखिर इतनी बड़ी घटना किसके इशारे पर हो रही थी? क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना पॉसिबल है? सोच के देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं है, बल्कि पूरी कानून और न्याय व्यवस्था का भी है। तो आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्त, फैमिली और अपने पहचान के लोगों से शेयर करें ताकि देश को इस केस की असल सच्चाई पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।